नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रीड बुक में। तो इस बुक को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट हमें करके बताइए कि आपके लिए और कौन सी बुक समरी लाई जाए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर लिखी गई सबसे पॉपुलर और शानदार किताब के बारे में, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक किन किन लोगों को पढ़नी चाहिए? वे लोग जो धन संपत्ति के मनोविज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, वे लोग जो जल्द से जल्द पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, वे लोग जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, इस बुक के ऑथर के बारे में कुछ बातें जान ले। इस किताब को मॉर्गन हॉसल जी ने लिखा है और मॉर्गन हॉसल जी एक इन्वेस्टर और ऑथर हैं। एक इन्वेस्टमेंट फंड के पार्टनर भी हैं जिसे 14 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए भी कई आर्टिकल लिखे हुए हैं और वो आज 3 किताबों के लेखक भी हैं। तो आइए उनके अनुभव और उनके द्वारा लिखी हुई किताब धन संपत्ति का मनोविज्ञान कंप्लीट बुक समरी को सुनते हैं। धन संपत्ति का मनोविज्ञान क्या? कई बार हम ये सोच कि क्यों कुछ लोग ज्यादा पैसा होने के बावजूद हमेशा एक मिडिल लाइफ जीते रहते हैं और कैसे कुछ लोग कम इनकम होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म में मिलेनियर बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इस वक्त आप पैसों को लेकर जो आप डिसीजन ले रहे होंगे वो कुछ सालों बाद आपके फाइनेंशियल स्टेट पर असर डालेंगे। इसलिए दोस्तों, क्यों ना आज ही द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के जरिए धन संपत्ति के मनोविज्ञान के बारे में समझा जाए। ये किताब पर्सनल फाइनेंस को और कई विषयों पर फ्रेश नजरिया देती है। जैसे कि बहुत से पर्सनल फाइनेंस की किताबें फोकस करती हैं ऐसी चीजों पर जैसे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक से सेलेक्ट लिए जाएं या कैसे पोर्टफोलियो बनाया जाए। मॉर्गन जी ने लोगों और पैसों के बीच के रिलेशन पर फोकस किया। इस बुक का हर एक चैप्टर एक इंसान के पैसों के प्रति बिहेवियर और एटीट्यूड को दर्शाता है। कुछ निश्चित बिहेवियर्स अच्छे नतीजों की गारंटी देती हैं, जबकि दूसरे बिहेवियर असफलता के होते हैं। इस बुक में पैसे से रिलेटेड बहुत से लेसन बताए गए। कुछ लेसन्स हमारे निश्चित व्यवहार के प्रति सजग बनाते हैं और कुछ लेसन्स हमें लाभकारी आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस किताब के सभी चैप्टर को खूबसूरती से इन्हें कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है या ऑडियो सुन सकता है। ये लेसन सिर्फ ज्यादा इनकम वाले लोग या बहुत बड़ी एजुकेशन डिग्री वाले लोगों के लिए नहीं है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक आपके पैसों के साथ रिलेशनशिप और एटीट्यूड सुधारने की काम करे। हेलो हाय दोस्तों, इस बुक समरी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि हम आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाएं। द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, इसका मतलब ये है दोस्तों, जब लेखक मॉर्गन कॉलेज में पढ़ते थे तब पैसे कमाने के लिए जॉब किया करते थे। जहाँ पर वो काम करते थे वो लॉस एंजलिस का एक आलीशान और महंगा होटल था। एक बार वहाँ एक गेस्ट आया जो अक्सर वहाँ पे आया करता था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफी तेज दिमाग वाला भी था। 20 साल की उम्र में उसने सिर्फ आई राउटर के लिए की कंपोनेंट डिजाइन करके उसे पेरेंट करवाया था। उस यंग मिलीनियर ने कई सारी टेक चैंपियन को स्टार्ट किया और बाद में उसे बेच दिया। वो लड़का काफी सफल भी था, लेकिन वो पैसे के मामलों में काफी अनलक्की था। वो लड़का जहाँ भी जाता था वहाँ पर वो अपने साथ नोटों की गड्डी रखता था और जिसके साथ भी बात करता था उसे वो ये पैसे दिखाता था। वो लड़का शराब पीकर बड़ी बड़ी डिंगे मारता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को बुलाया और उसे कुछ नोट देकर पास वाली दुकान पे जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड को नोट के बदले में दुकानदार ने $1000 के सोने के सिक्के दिए। उस यंग लड़के ने उस सोने के सिक्के का क्या किया होगा? उसने वो सारे गोल्ड कॉइन्स पास वाले समुद्र में फेंक दिए और उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया और सब ने मिलकर उस गोल्ड कॉइन को समुद्र में ऐसे फेंक दिया जैसे कोई तालाब में पत्थर फेंकता है। उसके कुछ ही दिनों के बाद वो यंग मिलीनियर एक होटल में एक लैब से टकरा गया। उसके बाद उस होटल के मैनेजर ने उसे कहा कि लैब की कीमत $500 है। तो इस यंग लड़के ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपने जेब से पैसे निकालकर उस होटल के मैनेजर के मुंह पर मारे और कहा कि ये रहे $5000। अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शायद आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये मात्र एक कहानी है, कोई सच नहीं। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या उस यंग मिलीनियर का क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, ये कहानी एकदम सच है। इस किताब में आप ऐसी ही सच्ची कहानियां पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी के अंत में इस यंग मिलियन का दिवाला निकल चुका था। उसने कुछ ही सालों में उसने जो कुछ भी कमाया हुआ था वो सब कुछ उड़ा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके यार दोस्त उसे छोड़कर चले गए। दोस्तों, देखा आपने, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते हैं। चलिए एक और कहानी को पढ़ते हैं। रोनाल्ड रीड एक
तर बांध। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और पला पढ़ा। वो अपने परिवार का पहला ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी। और उससे भी मजेदार बात ये थी कि वो रोज स्कूल पहुंचने के लिए लोगों से लिफ्ट लेकर स्कूल पहुंचता। रोनाल्ड एक साधारण जिंदगी जी रहा था। 25 साल तक उसने एक गैम स्टेशन पे गाड़ियां रिपेयर करने का काम किया था। उसके बाद 38 साल की उम्र में उसने 2 बेडरूम का घर खरीद लिया था। उसने वो घर $12,000 में खरीदा था और अपनी पूरी जिंदगी उसी घर में ही गुजारी। रोनाल्ड रीड की शादी भी हुई लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। जब वो 50 साल का हुआ तो उसकी वाइफ चल बसी। उसके पड़ोसी का कहना था कि रोनाल्ड की बीवी, ये बात 2014 की थी, वो 92 साल का था और उसके पास $8 मिलियन थे। उसने $2 मिलियन अपने 2 सौतेले बच्चों के लिए छोड़े थे और $6 मिलियन एक हॉस्पिटल और एक बेड लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए थे। अगर आप विकिपीडिया पर रोनाल्ड रिच सर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो एक चौकीदार, अटेंडेंस, इन्वेस्टर, समाज सेवक और मिलीनियर था। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये कैसे हुआ। दोस्तों, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। रोनाल्ड ने कोई भी लॉटरी नहीं जीती थी और ना ही उसे कोई खानदानी पैसा मिला हुआ। रोनाल्ड सिर्फ अपना पैसा बचाकर ब्लू चिप स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा था। बस इतनी सी बात थी। म्यूचुअल फंड में निवेश करता था, यहाँ तक कि उसने कभी इंटरेस्ट भी निकाला नहीं था। उसने अपने सेविंग को सालों साल तक कंपाउंड किया हुआ था और उसके मौत तक उसके पास $8 मिलियन रकम जमा हुई थी। दोस्तों, क्या आप कंपाउंडिंग का कंसेप्ट जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिए। चलिए अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक और आपको रियल स्टोरी सुनाता हूँ, कहानी नंबर 3। अब नजर डालते हैं उस आदमी की ओर जो रोनाल्ड रीड से बिल्कुल हटकर था। उसका नाम रिचर्ड प्यूस था। वो एक एग्जीक्यूटिव था और उसने हार्वर्ड में MBA किया हुआ था और वो 40 की उम्र में रिटायर हो गया था। उसका अंडरफुट सक्सेसफुल पीपल के लिए लिस्ट में उसका नाम भी शामिल था। बड़े शहर में 18,000 स्क्वायर फुट का एक बड़ा सा बंगला था जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 2 गैरेज, 11 बाथरूम थे। इस बंगले के मेंटेनेंस का खर्च ही $90,000 पर मंथ का था। इसके मेंटेनेंस में रिचर्ड ने काफी बड़ा उधार लिया हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी किस्मत ने करवट बदल ली। यानी कि 2008 में फाइनेंशियली, दोस्तों, इन दोनों यंग मिलीनियर यानी रोनाल्ड रीड और रिचर्ड जी की कहानी से हमने क्या सीखा? फाइनेंशियली सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसा फील्ड है जहां रोनाल्ड जी जैसे लोग भी सफलता हासिल कर सकते हैं। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जैसा मामूली इंसान भी काफी बढ़िया अचीवमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। यूनिक फील्ड है जहां आपकी नॉलेज से ज्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे यह ज्यादा मायने रखता है। पैसे का मनोविज्ञान समझने का तरीका ये है कि आप चाहें जहां से भी हो या जैसे भी हो, पैसा आपका दिमाग बड़ा बनाता है। बस आपको ध्यान देने और अलर्ट रहने की जरूरत। हर कोई अमीर बन सकता है लेकिन हर कोई हम्बल नहीं बन सकता। नो ऑन क्रेजी। दोस्तों, हम में से हर कोई लाइफ के एक छोटे से पार्ट को ही अनुभव कर पाता है। इस अनुभव के बेसिस पर ही हम ये सोचते हैं कि हमें ये पता है कि ये दुनिया किस तरह से काम करती है। लेकिन असल बात तो ये है कि लाइफ में हम जो भी अनुभव करते हैं वो हमारे सर्कमस्टांसेस और हमारी कंडीशन और दूसरे कई फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो इंसान गरीबी में बड़ा हुआ है वो रिस्क और रिवॉर्ड को लेकर उसकी सोच उस इंसान से अलग होगी जो अमीर में पला बड़ा हुआ है। सन 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च ने पिछले 50 साल के डाटा को लेकर ये देखने के लिए स्टडी किया कि लोग किस बेस पे रिस्क लेते हैं। उन्होंने पाया कि किसी भी इंसान का रिस्क लेने की क्षमता उसकी पर्सनल हिस्ट्री पे डिपेंड करती है, ना कि उसकी एजुकेशन और इंटेलिजेंस पे। हर इंसान का फाइनेंशियल डिसीजन अलग अलग होता है जो पूरी तरह से सर्कमस्टेंसेस और अनुभव पे डिपेंड करता है। लोग पैसे को लेकर कोई भी निर्णय अपने पास मौजूद इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही लेते हैं। लक एंड रिस्क एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हमारी सफलता में लक का बहुत ही बड़ा रोल होता है और ये हमारी लाइफ को काफी हद तक इफेक्ट भी करता है। उदाहरण के तौर पर 1968 में अमेरिका का एक लेकसाइड स्कूल दुनिया के कुछ गिने चुने स्कूल में से एक था जहां पे $3,000 का कंप्यूटर था। उस साल दुनिया भर में तकरीबन 33 करोड़ बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, जिनमें सिर्फ 300 बच्चे ही लेकसाइड स्कूल में पढ़ रहे और बिल गेट्स उन्हीं में से एक थे।
बिल गेट्स कहते हैं कि अगर वो लेक साइड स्कूल नहीं गए होते तो आज शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। बिल गेट्स के साथ लेक साइड स्कूल में कैंस इवन नाम का एक लड़का था जो बिल गेट्स का काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था और बिल गेट्स की तरह बहुत ही अच्छी कंप्यूटर स्टूडेंट भी था जो कि फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों को बना सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। यह बैड लक एक उदाहरण है। इसी तरह आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है तो हो सकता है कि उसके पीछे का कारण आप नहीं बल्कि आपका लक हो। क्या क्या सीखने को मिला यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट करके हमें बताएं कि आपके लिए और कौन सा ऑडियो बुक लेकर आऊं।